बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमार अमान, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर 20। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज उसकी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हिस्से में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, और दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ द एक्सरसाइज। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ बेस्ड अपॉन सेवरल अजम्पशंस। हाँ, उन अजम्पशंस में से हमने पॉस्टुलेट जब डिस्कस किए तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फ़िक्स एनर्जी लेवल पे रहता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं जगहों पर हो सकता है जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम मतलब MV इज़ इक्वल्स टू NH/2π। और इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तो अगर वो लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो ये उसकी अजम्पशंस थी। क्वेश्चन ये है, डू एनी ऑफ दीज अजम्पशंस कॉन्ट्राडिक्ट क्लासिकल फिज़िक्स। क्या इनमें से कोई पॉस्टुलेट क्लासिकल फ़िज़िक्स को कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब उसकी मुखालफत या उसके अगेंस्ट चलता है? तो यस, इसमें हमने जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था उसका पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो न्यूक्लियस से अपना डिस्टेंस मेंटेन रखता है, उसको चेंज नहीं करता। और दूसरी बात ये कि जब वो एक ही शेल में रहकर रिवॉल्व कर रहा हो तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता बल्कि। और जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द एनर्जी को रेडिएट करता है। मतलब क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये था कि ये न्यूक्लियस है ना, तो इसके इर्द-गिर्द जो शेल्स हैं वो कुछ इस तरह का शेल है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा तो ये मुसलसल एनर्जी को रेडिएट करेगा। ये जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी हमें मिलना यूँ चाहिए था, इट शुड बी अ कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हम लोग एटम को डिस्कस करते हैं तो मॉडर्न थ्योरी या बोहर मॉडल ऑफ एटम के मुताबिक तो उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि एक शेल में रहते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। मतलब अगर एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रह रहा है और कोई ट्रांजिशन शो नहीं कर रहा तो उसका स्पेक्ट्रम होगा ही नहीं, क्योंकि वो एनर्जी को रेडिएट ही नहीं कर रहा। जबकि क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि एटम के पास कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जो कि बात गलत है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 3, कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर दैन 13.6। देखिए, इलेक्ट्रॉन 13.6 भी अब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज़्यादा भी अब्जॉर्ब कर सकता है। अगर 13.6 आप एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ शेल में से बाहर आएगा। और अगर आप 13.6 से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे फिर क्या होगा? फिर इलेक्ट्रॉन को जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सवाल ये पूछा गया, सुने ज़रा, इस इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से करवाना है रिमूव करवाने के लिए अगर आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें तब क्या होगा? तब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस शेल के होल्ड से बाहर, इस न्यूक्लियस के होल्ड से बाहर आएगा, एटम आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको यहाँ से रिमूव करने में यूज़ हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी के साथ आगे मूव करना शुरू कर देगा। तो आप चाहे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करें, उससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि एटम आयोनाइज होगा। लेकिन जब आप 13.6 से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के तौर पर यूज़ कर लेगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 20.5, दिस वन वाज थर्ड। 25.5 क्वेश्चन इज एनर्जी कंजर्व व्हेन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट। जी हाँ, एनर्जी कंजर्व रहती है जब इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस, जब एटम रेडिएशंस को एमिट करता है। उसकी वजह, जब इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है पहले। मतलब अगर हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद है। जब आप इसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये पहले से दूसरे से तीसरे शेल में जंप कर जाता है।
सपोज़ वो इस वक्त थर्ड शेल में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके पहले शेल से थर्ड में पहुँच चुका है। अगर यहाँ से वहाँ तक जाने में उसने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन की है, मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो इसका मतलब जब ये यहाँ से वापस ट्रांजिशन शो करेगा तब इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है कि वो लोअर से ग्राउंड से एक्साइटेड में जाते वक्त जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एटम एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट की तरफ आते हुए एनर्जी को रेडिएट कर देता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट द एटम इज़ एक्साइटेड। एटम के एक्साइटेड होने से क्या मुराद है? एटम के एक्साइटेड होने से मुराद ये है कि उसके इलेक्ट्रॉन अगर अपने लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट पर ना हो तब एटम होता है ग्राउंड स्टेट पे, अगर वो अपने लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट पे ना हो तब वो होता है एक्साइटेड स्टेट में, और अगर इलेक्ट्रॉन अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर हों तब वो कहलाती है ग्राउंड स्टेट। एग्जांपल इस बात की यूँ है कि हाइड्रोजन की अगर हम एग्जांपल दें ना तो इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में होना चाहिए, अगर तो इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में मौजूद है तो इस तरह के एटम को क्या नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, कि अपनी वो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पर मौजूद है। लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल मतलब पहला शेल। अगर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दें और वो पहले से किसी दूसरे शेल में जंप कर जाए, वो दूसरा शेल नंबर 2 भी हो सकता है, शेल नंबर 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। अगर इलेक्ट्रॉन अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल मतलब पहले शेल से किसी और शेल में जंप कर जाता है तो इस सिचुएशन में हम इस तरह के एटम को हम नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट एटम, एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स और अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ज़रूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह करें, कोई एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट पर ना हुआ तो इसका मतलब वो एटम एक्साइटेड एटम होगा। What are the advantages of the laser over ordinary light? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 9 के लेज़र ऑर्डिनरी लाइट से बेहतर किस तरह है। पहली बात तो ये है कि आम लाइट डिफ्रैक्शन का फिनोमेनन बहुत ज़्यादा शो करती है कि वो ऑब्स्टैकल्स के ऊपर बेंडिंग और वहाँ से फैलना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा करैक्टरिस्टिक शो करती है, जबकि लेज़र में ऐसा नहीं होता। लेज़र बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पे चलती है, तो इस वजह से, और इसका पाथ बड़ा कन्फाइंड पाथ होता है, इसलिए इस पहला तो ये डिफरेंस आ जाता है कि लेज़र चूँकि स्ट्रेट पाथ पे चलती है, डिफ्रैक्शन उसमें कम होती है, तो इस वजह से लेज़र्स आर बेटर देन ऑर्डिनरी लाइट। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि लेज़र लाइट इंटेंस होती है जबकि सिंपल लाइट इंटेंस नहीं होती। लेज़र इस हद तक इंटेंस होती है कि आप उससे वेल्डिंग ऑफ मेटल्स भी कर सकते हैं, मेटल्स को मेल्ट भी कर सकते हैं, जबकि ऑर्डिनरी लाइट ये फिनोमेनन नहीं कर सकती। तो इन तमाम तर बेसिस के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि वो कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमैटिक होती है, जबकि आम लाइट को इतना प्रिसाइजली मोनोक्रोमैटिक या कोहेरेंट बनाना मुश्किल होता है। फिर सर्जिकल टूल्स के में भी इसको यूज़ करते हैं लेज़र लाइट को, जबकि ऑर्डिनरी लाइट वहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती, तो ये उसमें बेहतर एक पॉइंट है। सेम इसी तरह जब आप वेल्डिंग ऑफ रेटिना करते हैं तो तब हेल्पफुल होती है लेज़र लाइट, जबकि ऑर्डिनरी लाइट से वो नहीं हो सकता। सब के पीछे एक ही बात है कि लेज़र लाइट इंटेंस होती है जबकि ऑर्डिनरी लाइट इस हद तक इंटेंस नहीं होती, यूनी डायरेक्शनल नहीं होती, जबकि लेज़र यूनी डायरेक्शनल होती है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई लेज़र एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एटॉमिक लेवल्स। कि अगर आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन ना हो तो लेज़र का एक्शन परफॉर्म ही नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन ये है कि कुछ एटम इस वक्त पड़े हैं ग्राउंड स्टेट में, कुछ एटम्स इस वक्त पड़े हैं एक्साइटेड स्टेट में। जब आप इन एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये यहाँ से मूव करते हैं एक्साइटेड में, ठीक उसी वक्त ये वाले जो एटम्स होते हैं ये मूव करके किधर आ जाते हैं? ग्राउंड स्टेट में। जिस वक्त ये एटम्स ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहे होते हैं तब उस वक्त यही एटम्स दूसरे एटम्स एक्साइटेड से कहाँ पर आ रहे होते हैं? ग्राउंड स्टेट में। मतलब ये क्या कर रहे हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब, जबकि ये तीनों क्या कर रहे हैं? एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करें तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इसी चीज़ का नाम है। ग्राउंड वाले एक्साइटेड में चले जाएं, एक्साइटेड वाले ग्राउंड में आ जाएं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि वो अपनी स्ट्रेंथ को इन्वर्ट कर लेते हैं कि ग्राउंड वाले एक्साइटेड चले जाते हैं, एक्साइटेड वाले ग्राउंड आ जाते हैं। यहाँ से हमें एनर्जी की रेडिएशन मिल जाएगी। अगर सारे एटम्स
एक ही वक्त में एक्साइटेड से ग्राउंड में आएंगे तो सारे के सारे फोटॉन्स हमें एक साथ मिल गए, बड़ी इंटेंस लाइट मिल गई, लेकिन अगले लम्हे में लेज़र ऑफ हो जाएगी क्योंकि अब सारे के सारे एटम्स कहाँ पर हैं, ग्राउंड पे। उन्होंने जब ग्राउंड से एक्साइटेड में जाना है तब तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, रेडिएट करेगा ही कुछ नहीं। तो यूँ हम फिर क्या करते हैं, हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं कि आधे एटम एक्साइटेड में हो, आधे ग्राउंड में हो। ये ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएं, वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आ जाएं ताकि एनर्जी रेडिएट हो जाए। फिर ये अपवर्ड मूव कर जाएं, वो डाउनवर्ड मूव कर जाएं। तो यूँ इन दोनों के एटम्स की जो अमाउंट है उसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि एक वक्त में कोई हमारे पास लेज़र एक्शन के दौरान कोई टाइम पीरियड ऐसा ना आए जब कोई एटम एक्साइटेड से ग्राउंड में ना आ रहा हो। क्यों? क्योंकि लेज़र हमें उसी वक्त मिलनी होती है, लाइट हमें उसी वक्त मिलती है जब एटम्स एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहे होते हैं ताकि वो एनर्जी को रेडिएट करें। अब चूंकि सारे एटम इकट्ठे अगर ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएंगे, इसका मतलब किसी किस्म की कोई रेडिएशन एमिट नहीं हो रही, तो लेज़र एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए पॉपुलेशन इनवेरिएंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ताकि एक ही वक्त में सारे एटम्स एक्साइटेड से ग्राउंड से एक्साइटेड में ना जाएं ताकि बैलेंस क्रिएट हो। आधे एक्साइटेड से ग्राउंड में जा रहे हो तो आधे ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहे हो ताकि मुसलसल आपको एनर्जी की रेडिएशन मिल सकें। तो ये था हमारा चैप्टर 20 का एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें चैप्टर की इम्पॉर्टेंस अगर देखें ना तो पिछले जो हमने टॉपिक्स पढ़े, इन टॉपिक्स में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था चैप्टर 20 के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के बारे में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो एनर्जी, क्वांटाइज एनर्जी या क्वांटाइज रेडियस का जो डेरिवेशन है वो पूछी जाती है। फिर उसके बाद टॉपिक है एक्स रेस, वेरी इंपॉर्टेंट बट लेंथियर टॉपिक। तो इसमें ज़्यादातर जो दो टाइप्स हैं, एक ब्रेकिंग है और दूसरी हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस। तो ज़्यादातर पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस तो या ब्रेकिंग, मतलब उनमें एट अ टाइम दोनों नहीं पूछे जाते। फिर इसके यूजेस हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कोशिश करें कि उसको उतना ही लिखें जितना मैनेजेबल हो, क्योंकि टाइम भी आपने देखना होता है। ये नहीं कि सारे का सारा टॉपिक लिखा है, जितना मेंशन किया गया उतना ही उसको अटैम्प्ट करें। फिर इसमें लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी विद इन एटम, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। लास्ट जो टॉपिक था लेज़र के अंदर भी उसी तरह दो हिस्से हैं, एक है लेज़र एक्शन, फिर आगे उसकी एक स्पेशल टाइप है हीलियम नियॉन लेज़र, फिर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो लेज़र एक्शन भी अगर पूछा जाए तो सिर्फ लेज़र एक्शन पूछा जाता है, हीलियम नियॉन नहीं पूछते। दूसरी तरफ अगर हीलियम नियॉन पूछे तो फिर लेज़र एक्शन नहीं लिखना होता। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही उसका रिप्लाई करना है, क्योंकि टॉपिक्स लेंथी हैं और टॉपिक जितने लेंथी होते जाएंगे फिर ऑब्वियसली आपको मटेरियल उतना ज़्यादा हो जाएगा और उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, फिर आपका पेपर मैनेज नहीं होता। सो ये थी हमारी चैप्टर 20 के एक्सरसाइज का पहला हिस्सा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफ़िज़।